नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 काम कराए 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 और 8 9 9 पक्का सोच लो 10 10 10 10 11 तक पहुंच गए 11 12 12 सोच लो 12 हो गया गुड 13 13 सोच लो 13 हो गया पक्का पक्का गुड 14 एंग्लो मेंटल कंजर्वेशन जस्ट ग्रेस करके लास्ट नहीं बताया था शायद मैंने ना ऐसी कोई बात बताई थी मैंने तो वैसी बात को ध्यान से देख ऐसे आपको बोला जा रहा है मैं समझ लो कि गोले को जस्ट ग्रेस करता हुआ जा रहा मतलब ऐसे करता हुआ ऐसे तो यहां से लेकर यहां तक क्या कंजर्व्ड है और एनर्जी कंजर्वेशन और आप स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान सकते हो प्लेस एट इट्स सेंटर आप गोले को पॉइंट चार्ज मान सकते हो प्लेस एट इट्स हालांकि पूरा प्रूफ आपको गॉस लॉ में बताया जाएगा बट अभी अपन समझ लें पहले जो मैं बोला चमका नहीं आया मतलब मैं बताऊंगा ये अभी मान लें कि स्फीयर को कहां मानते हैं सेंटर पूरे प्रूफ दूंगा ढंग से स्फीयर पढ़ाया जाएगा बिल्कुल अलग से डोंट वरी हाँ 13 14 15 ध्यान सुन अच्छे सुन 15 सवाल देखा सबने 15 सवाल देख The diagram shows three infinitely long uniformly inclined charges placed on the x, y and z axis. The burden in moving a unit positive charge from 1,1 to 0,1,1. मान लो ये x axis, मान लो ये y axis, मान लो ये z axis. x axis पे कितना चार्ज 2 लैम्डा y पे ये x माना ये y माना और ये z पे कितना अब देख पहला अपना कोऑर्डिनेट है 1,1,1 x पे 1 y पे 1 z पे 1 यहाँ पे यार हाँ ना बोल इससे हम गए कौन से कोऑर्डिनेट पे 1,1 अब पहले मेरी बताओ अगर मैं 1,1,1 पर हूं तो x एक्सिस से कितनी दूरी है √2 ओरिजिन से नहीं पूछ रहा x एक्सिस से कितनी दूरी है √2 y से z से क्लैरिटी है अब आप कौन से कोऑर्डिनेट पे गए देखो 0, कहां गया हाँ 0,1,1 यानी कि YZ प्लेन ये x ये y और ये z 0,1,1 इज हियर यार हाँ ना बोल पहले था इस पॉइंट की दूरी x एक्सिस से कितनी y से z से तो x एक्सिस से पैरेलल चले तो x एक्सिस का कोई वर्क डन पर y और z का हुआ दोनों में अगर √2 से 1 आए तो एक ही वायर मान लो y और z का टोटल चार्ज कितना हुआ y और z का टोटल चार्ज कितना हुआ तो बताइए क्या सवाल है क्या एक 4 लैम्डा का चार्ज है मास है उसको उस पर पार्टिकल लाए गए √2 से 1 ये पॉइंट A और ये पॉइंट B क्या वर्डन निकाल सकते हो वर्डन पूछा क्या पूछा है वर्डन पूछा है ना उसे क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल F.dr इंटीग्रल क्या 2 के लैम्डा क्यू बाई आर 2 के लैम्डा क्यू बाई आर इंटीग्रेशन करेंगे √2 से 1 यार तुम्हें नहीं आया बोलो क्लैरिटी आई एकदम 100% चमका उतार लो सॉल्यूशन अपने शब्दों में उतार लो सॉल्यूशन अपने शब्दों में अरे चलो भाई सन्नाटो आवा देखा 4 लैम्डा 1 √2 BA इधर देखें बोलो क्लियर है ये कौन सा सवाल था ये 16 अरे काम करेंगे यार 16 हो गया 17 एक आदमी कोई एब्सेंट है 15 16 17
11 17 18 18 यार काम करा ही नहीं 18 19 19 20 20 21 21 22 21 हुआ कि नहीं हुआ? बोलता 21 हुआ कि नहीं हुआ? एकदम पक्का? सोच लो, इंटीग्रेट करके हो गया कोई बुराई? 22वां नहीं हुआ। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझे। मैंने तुम्हें डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ाया था, मैंने तुम्हें बताया था फोर्स और एनर्जी। हाँ तो वही तो तुम्हें तुम्हारे बैठे में बता दिया था मैंने, डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी जो पी डी वी बाई डी आर, पी डी वी बाई डी आर का फोर्स है और इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? पी डी वी बाई डी आर। ये नहीं बताया गया? फोर्स बताया गया, उसके बाद डाइपोल। अच्छा ठीक है, तो सुने ध्यान से। एक और चीज डिफाइन करी जाती है, इसे बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी। जो आपने पहले नहीं करता वो था डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन तो डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकाली जाती है? लेट मी टेल यू। हालांकि बहुत कोर्स में नहीं है, पर सवाल है इसलिए आपको बता देता हूं, ध्यान से। कि ऐसे समझो, जाकर हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी निकालना सीखी थी। उसमें क्या करते थे? पहले एक चार्ज को लाते थे, फिर पहले को लाते थे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता था, फिर दूसरे को लाते थे कि नहीं लाते थे, फिर दूसरे को लाते थे, फिर जब दूसरे को लाते थे पहले जैसे कार्य करना पड़ता था, फिर तीसरे को लाते थे, क्या दोनों के जैसे कार्य करना पड़ता था? एंड सो ऑन। ऐसा होता था। इसमें कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना बोले यार, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, अब डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब ऐसा कि जैसे मान लो ये डाइपोल है P1, ये माइनस Q1, ये प्लस Q1, ठीक। एक और डाइपोल R दूरी पे P2, ये माइनस Q2, ये प्लस Q2, ऐसे। इनकी इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब है कि ऐसा समझो कि ये डाइपोल अनंत में बना हुआ रखा था, ये डाइपोल भी अनंत में बना, मतलब इनको बनाने का कार्य कंसीडर डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब है कि डाइपोल तो पहला अनंत में बना था। सोच, अगर एक P1 डाइपोल पहला अनंत में बना हुआ था, इससे अगर यहां पे लाऊं पहली बार तो क्या कार्य करना पड़ेगा? कोई कार्य। अब जब P2 लाऊंगा तो क्या कार्य करना पड़ेगा? P2 लाऊंगा तो कार्य। अब सोच, मान लो P2 बनाने के लिए आप सबसे पहले माइनस Q2 लाए। क्या लाए? माइनस Q2। तो माइनस Q2 की वजह से जब माइनस Q2 लाए तो क्या इन दोनों ने कार्य करा? मान लेते हैं कि इन दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल V1 है। क्या दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल? नहीं आया, नहीं आया। तो आपको माइनस Q2 लाते हुए कार्य कितना करना पड़ा? माइनस Q2 V2 V1 या V इनिशियल या V1, या तुम्हें नहीं आया। अब जब Q2 लाए तो इसकी इस डाइपोल की वजह से, यानी कि इन दोनों की वजह से यहां पे पोटेंशियल है V2, कितना है? तो कितना कार्य करना पड़ा? प्लस Q2 V2। क्या Q1 की Q2 माइनस Q2 की वजह से भी कार्य करना पड़ा? और उसे कंसीडर, क्योंकि हम मान रहे हैं कि डाइपोल पहले से यार नहीं आया। तो यही बेसिकली इंटरेक्शन एनर्जी है बिटवीन द डाइपोल्स, बिटवीन द। अभी से ध्यान से देखो, आप Q2 को कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो तो बचा कितना? V2 माइनस V1। क्या ध्यान से देखो, तो ये R को ऐसे dr मान सकते हैं। अगर इसे dr मान सकते हैं तो क्या P2 को लिख सकते हैं Q2 dr? क्या लिख सकते हैं यार? और नहीं, क्या लिख सकते हैं? Q2 dr। तुम्हें चमका नहीं एकदम, Q2 dr। और क्या इस V2 माइनस V1 को लिख सकते हैं dv? बहुत ज्यादा वेरिएशन, तो लिखा गया Q2 dv by dr into dr। Q2 dr is what? तो लिखा गया P dv by dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो इंटरेक्शन एनर्जी होगी P dv by, और फोर्स क्या था? P dv by। पिछले साल केमिस्ट्री में सवाल आया था, उन्होंने बोला राइट डाउन द डाइपोल इंटरेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/r², 1/r³। पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि एनर्जी के टर्म्स में की फोर्स के टर्म्स में। तो सब कंफ्यूज थे कि 1/r³ लिखे या 1/r²। याद करो तो इंटरेक्शन फोर्स एनर्जी आई थी K P1 P2 6K P1 P2/r⁴। पर आप इसको निकालोगे तो आंसर आएगा 1/r³ में, 1/, और उसमें दोनों ऑप्शन थे। सब लोग कंफ्यूज हुए थे, तो शायद उन्होंने फोर्स के हिसाब से आंसर दिया था और उन्हें लिखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं।
तो P dV by dr। अब इसे पर्टिकुलर सवाल है, इस पर्टिकुलर सवाल को आप ध्यान से देखो, उस पर्टिकुलर सवाल में P2 उधर देख, P2 ऐसे और इस पे यहां पे P1 है और ये एंगल थीटा है, तो P2 को दो कंपोनेंट कर लेने चाहिए, ये P2 साइन थीटा और ये P2 cos थीटा। किसकी वजह से इंटरेक्शन एनर्जी आएगी? cos थीटा साइन थीटा। साइन थीटा की वजह से कोई एनर्जी, ऐसे तो पोटेंशियल ही नहीं होता यहाँ पे यार। तो बेसिकली क्या आएगा, आप यहाँ पे लिखोगे P1 d ऑफ KP cos थीटा बाई r स्क्वायर बाई dr। मुझे लगा नहीं तो चमका, अरे हाँ ना बोल। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर? -2 बाई आर क्यूब। नहीं आया तो आंसर आया -2 के P1 P2 cos थीटा बाई आर क्यूब। क्या तुम्हें इंटरेक्शन एनर्जी समझ में आई है? तो खाली सवाल नहीं, हमने एक कॉन्सेप्ट भी सीखा है। तो जो बोला क्या चमका यार, हाँ ना बोल। 22वां सवाल, 23वां सवाल, 23वां सवाल, एक मिनट। 23, 24, आवाज 24, 25, 26, 27, आवाज 27, 28, अरे आवाज 28, अरे पक्का, अरे 29, अरे 29, अरे आवाज 29, अरे 29, अरे 30, अरे पक्का, अरे काम करा है 31, 31, 31 डाउट है वही प्लस और माइनस है, तो पोटेंशियल क्योंकि बराबर है और नेट चार्ज 0 है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ये जरूरी नहीं। मान लो ऊपर पूरा पॉजिटिव है, नीचे तो देख पोटेंशियल तो 0 हो गया, पर इस पॉजिटिव जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, माइनस की वजह से भी नीचे, तो नेट किधर आई? नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ये जरूरी, तो डाइपोल के वजह से भी देख सकता है इसको। अरे हाँ ना बोल यार, तो 0 है पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्लियर है। 32, आवाज 32, 33, अरे काम करा है 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37 में भाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तुम्हें एक्सलेट करने का मतलब समझ आता है क्या? मैं तुम्हें एक्सलेट करने का मतलब समझाता हूं पहले। ऐसी टर्मिनोलॉजी कई बार करी जाएगी कि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाय दी वोल्ट एंड प्रोटॉन इज एक्साइटेड बाय 10 वोल्ट और एंड सो ऑन। बहुत बार ऐसी चर्चा करी जाएगी। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सलेट करना, उसको हम अच्छे समझें। बेसिकली एक्सलेट करने का मतलब है कि अगर मैं ध्यान जैसे मान लो होता क्या, मैं समझाता हूँ। ऐसा समझो कि ऐसे दो प्लेट्स हैं, इनको बैटरी से जोड़ दो ऐसे V वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे भी होगा यार, आवाज नहीं यार यहाँ पे, और इस और मान लो ये दूरी D है, मान लो दूरी, तो सोच यहाँ से आता इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी V बाई D, कितनी आएगी? अब आप समझो यहाँ पे चार्ज Q ले लिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए, उसे तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। पोटेंशियल एनर्जी QV, अरे कितनी? अगर यहाँ पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी पर काइनेटिक एनर्जी ½ प्लस 0। V ने V को, वो भी अलग है, वो भी, ये है एक्सलेट करना। बेसिकली क्या हमने चार्ज, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। मॉडर्न वगैरह में अपने को और डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे जब एक्सलेट हो जाता है चार्ज, तो फिर वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट यूज दिया जाता है, कभी बम्बार्ड करने के लिए, कभी कोई एक्सपेरिमेंट अलग करने के लिए, कभी कोई केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए, इसलिए बहुत रिक्वायर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन, उसने बोला प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज एक्सलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, थ्रू सेम पोटेंशियल एक्सलेट करा, तो एनर्जी दोनों में सेम आई, QV, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज। कुछ नहीं समझ आया? पहले समझ आया? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज? बोलो क्लियर है एकदम यार, हाँ ना बोल। तो QV से मैंने एक्सलेट करा बराबर ½ mv स्क्वायर प्लस 0। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला बहुत बढ़िया सा। तो 0 प्लस QV इक्वल्स टू ½ mv स्क्वायर प्लस 0। ठीक, अब बेसिकली आप सोचो, आपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर एक्सलेट करा तो दोनों का चार्ज सेम है कि अलग? सेम अलग। चार्ज अगर सेम है तो लॉजिकल है कि दोनों की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी
सेम है, पर मोमेंटम मास अलग है। अब देख, दे हैव डिफरेंट स्पीड्स, यस और नो? एक तो पहली बात फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो दे हैव डिफरेंट स्पीड्स, यस और नो? ये उनकी सही स्पीड, अलग अलग स्पीड है क्योंकि उनका मास अलग अलग है, तो स्पीड अलग अलग है, यानी कि स्टेटमेंट सही है। मतलब ये हमारा आंसर, दे हैव सेम मोमेंटम, नहीं, उनका मोमेंटम सेम है अलग, सेम अलग, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये आंसर है। दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सही है गलत है? बोलो चुमका या नहीं आया? कुछ रीजन क्लियर है? 38, 38, 39, 39, 40, 41, आवाज नहीं, 41, 42, 42। अच्छा सवाल है, ध्यान से बताया था। 42 करा तुम लोगों ने? मैं समझा देता हूं, अच्छे पार्ट है, इसकी ध्यान से देख। क्या बोला उसने कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक H1 हाइट पे और एक H2 हाइट पे, दोनों का मास सेम है, दोनों को v रफ्तार से ऐसे फेंका गया पहली बार, और दोनों का चार्ज QQ है, शायद जो भी दिया हुआ है। पहली बार समझे कि अगर चार्ज नहीं होता तो ये ऐसे गिरता और ये, बोलो क्लियर? अच्छा एक बात समझो, मैं कह रहा हूं चार्ज है, चार्ज अगर है तो इस पर स्टैटिक फोर्स कितना लगा? नीचे, और इस पर कितना लगा? ऊपर। अच्छा अब बताओ mg कितना लग रहा है? नीचे, और इस पर कितना लग रहा है? नीचे। बोलो क्लियर? आप एक बात समझो, वर्टिकल में क्या फोर्स है? वर्टिकल में सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स, तो ये हमेशा एक ही लाइन पे रहेंगे, यानी कि इनका वी चेंज, तो दे विल ऑलवेज लाई ऑन दिस लाइन, क्योंकि वी चेंज टकराने से पहले क्या एक वर्टिकल लाइन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में रफ्तार चेंज करने वाला कोई भी, तो पहला पार्ट पढ़ इसका, बोलो क्लियर है? और बात करते हैं, देख ध्यान सुनना, इन दोनों पे कुल मिला के नेट फोर्स कितना है? क्या एफी कटा की बच गया? कटा बचा, कट गया, यानी कि कुल मिला के फोर्स बचा 2 mg, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास दैट इज 2m, 2m को कितना बचा? g। कितना बचा? यार कितना बचा? कोई बुरे वाली बात सोच लो, तो g बच गया साहब, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या g है? पहले भी g था, और तो क्या सेंटर मास वही पार्ट फॉलो करेगा जो पहले कर रहा था? तो सेंटर मास यहाँ आ गया, बोलो यस और नो? क्योंकि सेंटर मास में कोई चेंज नहीं है। और ये जो Q है, इसका अगर सिर्फ g एक्सेलरेशन होता तो ऐसे गिरता, अभी g से ज्यादा है कम, तो पहले गिर जाएगा कि बाद में? ऊपर वाले का बोल, g से ज्यादा कम, एक्सेलरेशन g से ज्यादा कम, ज्यादा कम, तो यहां गिरेगा दूर। अब पढ़ सारे ऑप्शन में क्लैरिटी आ जाएगी तुझे। हाँ भाई बोलो 42 क्लियर है क्या? यस सर। 43, 44, ध्यान से, उसने बोला कि -x0, 0 पर पोटेंशियल है कितना? -v, -x0, 0 पर कितना है? v, और यहां पे और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चेंज कितना आया? 2v, कितना आया? कितना चलने पर? 2x0, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है,
क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि कैसी है कांस्टेंट। तो देखो तो E इंटू 2x0 इक्वल्स टू 2v, तो E की वैल्यू कितनी v बाई x0, v बाई। तो कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये कि मस्ट भी है कि मे भी है। क्यों बताता हूं, तुम्हें मस्ट भी लग रहा होगा। सोच अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लूं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का EX कंपोनेंट v बाई x0 हो, अरे यार तब भी तो यही होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो v बाई x0 होगी, v बाई x0 से ज्यादा ज्यादा। बेसिकली v बाई x0 कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, x। नहीं आया, इसलिए आंसर मे भी है कि मस्ट भी है, मे भी, इसलिए मे भी है। मस्ट भी थोड़ी, मे भी, तो इक्वल टू भी तो हो सकती है। v बाई x0 अगर सिर्फ x हो, हाँ तो डी भी करेक्ट है यार, ये मुझे भी नहीं पता, इस पर कई बार डिस्कशन हो चुका है और मैं उसको टाइम खराब नहीं करूंगा। कोई डिस्कशन नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़ जो क्लब, कुछ नहीं, मतलब कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, बहुत बार बात हो चुकी है इसमें। अब भगवान जाने वो जेई वाला कभी ऐसा सवाल दिया नहीं उन्होंने, अब जब देंगे तो वो मेरे हिसाब से तो आप सब लगा दो, तीनों सही है तो ऊपर का भी सही है, उसमें क्या मल्टीपल करेक्ट है, तो ABCD लिखना चाहिए। जब डी है तो क्या है, मेरे हिसाब से ABCD लगाना चाहिए अगर मल्टीपल करेक्ट है, और अगर सिंगल करेक्ट है तो इसलिए सिंपल है ना मेरे हिसाब से, पर मैं गारंटी इसलिए इसमें बहस नहीं कर रहा मैं। 45 45 46 46 काम कराएंगे। डी पार्ट ध्यान से सुन लो, सही डाउट पूछा है। द डाइपोल इज रोटेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देख तुमने पोटेंशियल एनर्जी करंट निकाली तो P डॉट ई निकाली, माइनस P डॉट ई, क्या निकाली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जबकि आप P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट अपोजिट, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ P इंटू मॉड ऑफ E। तो मॉड ऑफ P निकाल और मॉड ऑफ E निकाल, वो आंसर है। तो डी का आंसर है मॉड ऑफ P इंटू मॉड ऑफ E, मिल जाएगा तेरे को आंसर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो मॉड ऑफ P इंटू मॉड ऑफ E हुई ना, यस सर। उस इंस्टेंट में थोड़ी पूछी है उसने, तुमने पूछा क्या मैक्सिमम एनर्जी, तो मॉड ऑफ P इंटू, अरे गलत तो नहीं बोला। 47 यार आवाज नहीं, 47 48 48, अरे आवाज नहीं, 48 49 49, अरे पक्का एक्सरसाइज 3 दी थी, एक्सरसाइज 3 नहीं दी, क्यों नहीं दी? अगला टाइम एक्सरसाइज 3 और 4 दोनों करके लाना।